अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। आज हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। उनमें से पहला टॉपिक पीएमएलक्यू की नाराज़ी के हवाले से है। सबसे पहले उसी की तरफ चल के बात करते हैं कि पीएमएलक्यू ने आखिर क्या वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट को ये पैगाम भेजा है कि कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर हमसे मशवरा ज़रूर किया जाए, और इसी ख़ास मौके के ऊपर क्यों किया है कि जब गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में है। एक तरफ मैं जैसे पहले कहता हूँ कि हथियार तेज़ कर रही है ऑपोजिशन इस बात के ऊपर कि शायद अनकरीब वो जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ और वो टेस्ट करें कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई है। इस हवाले से वहाँ पे जो मुलाकातें हुई बिलावल की और फजलुर रहमान साहब की भी, और जो रवाबित हैं अपोजिशन पार्टीज़ के आपस में, वो उनको मजबूत बनाए चले जा रहे हैं। ऐसे में पीएमएलक्यू क्या अपनी नाराज़ी शो करके गवर्नमेंट को कमज़ोर नहीं बनाएगी, जबकि हम ये देख रहे हैं कि एमक्यूएम और दूसरी पार्टियों ने भी इसी ख़ास मौके के ऊपर अपनी नाराज़ी का इजहार किया है। नाराज़ी के असर वजूहात क्या हैं, हम चल के बात करेंगे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीएमएलक्यू मियाँ इमरान मसूद से। आइए चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। कल जो आपकी मीटिंग हुई परसों बल्कि पीएमएलक्यू की, और कल भी हुई, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे गवर्नमेंट से। आप वैसे तो पार्टनर हैं गवर्नमेंट में और साथी हैं, उनके हलीफ हैं, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी शिकायतें आईं। तो इस शिकायतों की नौयत क्या है? क्या बुज़दार गवर्नमेंट से शिकायतें हैं या मरकज़ी हुकूमत से शिकायतें हैं? इसकी वजूहात क्या हैं, ज़रा इस बारे में बताइए। जी थैंक यू राउत साहब। अभी जो लेटेस्ट इशू ये है कि जो अभी इन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया था पीटीआई गवर्नमेंट ने, उसमें अपना ईवीएम मशीन्स का एक बड़ा हॉट इशू था कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पे रजामंदी का इजहार करें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम एक्सेप्ट करें और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो उस पे सबका राजीनामा हो जाए। अब इन्होंने जॉइंट सेशन में एजेंडे पे वो रखा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ, हमारी जमात के साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत इन्होंने नहीं की, और इन्होंने अपना ना ही हमें कॉन्फिडेंस में लिया और ना ही इन्होंने हमें बताया कि ये क्या है और क्या होने जा रहा है। तो उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया और हमने ये कहा कि हम ये जॉइंट सेशन अटेंड नहीं करेंगे, आप हमें बताएं, हम अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में लेके जाएंगे, हम अपनी जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, अपनी जो हमारे सूबों की मुस्लिम लीग है उसमें हम मुशावरत करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको वापस भेजेंगे ताकि उसमें जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये इन्होंने स्टेप नहीं उठाया था। देखिए मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब के, मेरा ज़ाती इसमें ये मौक़िफ़ ये है कि कोalition चलाने के एथिक्स होते हैं और कोalition चलाने के लिए बड़ा दिल करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर जो मेजॉरिटी जिनके पास हो, जिस पार्टी के पास, जिस तरह पीटीआई के पास मेजॉरिटी है, तो आप अगर एथिक्स शो करें, ग्रेस शो करें, अपने साथियों को एतमाद में ले लें, एमक्यूएम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, उसके बाद जीडीए है, तो आपके मामलात जो हैं वो आसान हो जाते हैं। अब आप मुझे कोई ऐसा मरला बता दें जहाँ पर पंजाब में लेजिस्लेशन हो रही हो और पीएमएलक्यू ने उसमें कोई डंडी मारी हो, या हमने खुदा ना खास्ता कोई गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसी एम्बेरसमेंट हमने नहीं क्रिएट की। ना ही हमने फेडरल में नेशनल असेंबली में, ना ही सेनेट में हमने जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है, हमने अपना आईनी रोल, अपना बतौर एज अ पार्टनर रोल हमने वो अदा किया है। अब देखिए पिछले 3 साल से जब से हम कोalition में हैं, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर के साथ खास तौर पर कोई पीटीआई के साथ इतना अच्छा हमारा एक कह लें वो चला नहीं सिस्टम। उस पे फिर प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए, वो आके हमारी जमात से मिले, हमारा एक प्लेजेंट मुलाकात थी, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि लोग जो हैं वो गीबत करते हैं, खुशामद करके नेगेटिव बातें आपके जहन में डालते हैं, जिससे आपका जहन जो है वो परेशान होता है और आपको पीएमएल पे एतमाद नहीं आता। आप शायद ये समझते हैं कि हम खुदा न खास्ता किसी ऐसी साजिश में शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम 100% इस हुकूमत के साथी हैं, लेकिन हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं
और इस दफ़ा हमने अपना मौक़िफ़ टका के रखा है और हमने बताया कि भाई हमसे किसी ने कोई मुशावरत नहीं की। जी सर। अच्छा, तो ये फरमाइए कि इसका मतलब यह है कि ईवीएम के ऊपर अगर कोई वोटिंग फौरी तौर पे होती है तो आप मुशावरत के लिए टाइम लेंगे पहले, उसके बाद आप ये फैसला करेंगे कि ईवीएम के ऊपर हुकूमत का साथ देना है या नहीं देना? हुकूमत पहले ही मुश्किल है इस मामले में, और जो जॉइंट सेशन हुआ उसमें उसको शिकस्त हुई 2 बिलों के ऊपर। तो इस मामले में जब जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने हथियार तेज़ किए में हुकूमत को शिकस्त देने के लिए, आपका ख्याल है कि आपकी नाराज़ी ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा देगी हुकूमत के ऊपर? देखिए, ये तो इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। ये तो पीटीआई को समझ जाना चाहिए था। अगर इत्तेहादी राजी नहीं है तो आप जॉइंट सेशन बुलाए ही ना। अगर आपने जॉइंट सेशन बुलाना है तो पहले पार्टी मीटिंग कर लें आप अपने साथियों के साथ। अगर आपको उस मीटिंग में पता चल गया है कि ये नाराजगी है तो आप उसको पहले ही डेफर कर दें। तो लिहाजा उस दिन आप अगर डेफर करेंगे तो आपको साफ ज़ाहिर परेशानी तो होगी। अब ऑपोजिशन अगर ये समझती है कि उन्हें कोई इसका फायदा हुआ है तो ठीक है, लेकिन हम ऑपोजिशन के साथ नहीं है। ना ही हमारा कोई ताल्लुक है ऑपोजिशन के साथ, ना ही हम ये हुकूमत गिराना चाहते हैं, ना ही हम किसी साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखते हैं। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं। हम उसको पुट अक्रॉस करना चाहते हैं। कुछ सुनो तो सही, कुछ समझो तो सही। तो ये हमारा मौक़िफ़ है। हम किसी किस्म की पीडीएम का हम साथ नहीं दे रहे हैं। हमने पीडीएम को ब्लॉक किया है। हमने पंजाब का हाउस चलाया है। हमने बतौर स्पीकर रह के हमने बेतहाशा लेजिस्लेशंस हमने की हैं। हमने पीटीआई के एमपीएस को अकोमोडेट हमने किया। हम तमाम जमातों को साथ लेकर चले। हाउस में डेकोरम, हाउस में लेजिस्लेशन, हमने तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं बनवाया पंजाब में। यहाँ अब नेशनल असेंबली में देख लें, वहाँ ज्यादा ऑर्डिनेंस बने हैं, कोई लेजिस्लेशन पास नहीं हुई। तो जहाँ पर जो है मेजॉरिटी की जो फर्क है वो कम हो, तो आपको तो कोलिशन पार्टनर्स को सीने से लगा के रखना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। तो इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। बड़ी बड़ी कोलिशंस पहले भी हुई हैं। पीपल्स पार्टी और नून की कोलिशन थी। हमारी जमात पीएमएल की कोलिशन पीपल्स पार्टी के साथ थी। हमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा मिला था। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और मंजूर वट्टू के साथ एक कोलिशन थी जिसमें वो चीफ मिनिस्टर बने थे। तो कोलिशंस का एक एथिक होता है जो चलाना पड़ता है। तो याद रखिए, मैं आपको ये रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूँ कि हम ऑपोजिशन के साथ नहीं हैं। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं। जी सर। वैसे पर्सनली आपके अपने ख्याल में ईवीएम जो है वो इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल मसला बन गया है, लेकिन आप खुद क्या समझते हैं कि ईवीएम के ऊपर गवर्नमेंट को पीछे हट जाना चाहिए? ईवीएम के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी के बाद उनको ये स्टांस नहीं लेना चाहिए कि हमने हर कीमत के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करवाना? देखिए रऊफ साहब, ईवीएम का मैटर जो है अभी हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में डिस्कस हुआ है। अब हम उसको अपना, हमारा एक इंटरनल अरेंजमेंट है, हम सबसे मुशावरत करके, अब देखिए मैं ज़ाती तौर पे ईवीएम के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने बहुत इलेक्शंस लड़े हैं और आज दिन तक कभी भी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी कभी इस्टेब्लिश हुई नहीं है। हर हारने वाला ये कहता है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। कभी जुडिशरी पे उंगलियां उठती हैं, कभी इंतजामिया पे उंगलियां उठती हैं। तो इतने साल हो गए इलेक्शन हमें लड़ते हुए। तो अगर ईवीएम के साथ अगर क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो जाए और ट्रू मैंडेट जो है वो मिल जाए किसी भी रूलिंग जमात को, और विल ऑफ द पब्लिक जो है वो सही मानों में सामने आ जाए और ईवीएम के जरिए अगर सामने आ जाए और धांधली खत्म हो जाए, तो इससे बड़ा तो और कोई कारनामा हो ही नहीं सकता। देखिए, इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करने का कोई इशू नहीं है। और पीटीआई को ये चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि आप सक्सेस मॉडल्स बताएं कि पूरी दुनिया में जहां पर डिजिटल वोटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। दुनिया के मॉडल्स आप बताए जाएं। बेशुमार जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। तो इस फिलॉसफी पे कोई किसी को इशू नहीं है। तरीकाकार पे इशू जरूर है जिसका हमने इजहार किया। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये ईवीएम अगर हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
अच्छा, ये फरमाइए, खबरें ये भी हैं कि बुज़दार के ख़िलाफ़ भी आपकी पार्टी को काफ़ी शिकायत हैं, और वो आपके एरियाज़ जो मेंबर्स हैं उनके इलाकों में फ़ंड्स की मुनसिफ़ाना तकसीम ना होना मेरे ख्याल में बुनियादी वजह उसकी हो सकती है। ये शिकायत भी आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी हैं, या बुज़दार साहब से आप डायरेक्ट बैठ के बात करते हैं, क्या है मतलब उसमें गिला क्या है? देखिए, हमने तो प्राइम मिनिस्टर के सामने ये कहा था कि जो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है पीएमएल का और पीटीआई का रिटर्न एग्रीमेंट है कोलिशन के हवाले से, उसको आप लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दें, जिसमें हमने ये था कि ऊपर 2 वजारतें, नीचे 2 वजारतें, फिर कुछ ऐसे इजला जहाँ पर हमारी मेजॉरिटी है वहाँ के डेवलपमेंट फंड्स हैं, फिर मेजर डिसीजंस पे मशवरा, पॉलिसी मैटर्स पर मशवरा, और कुछ ऐसे इश्यूज जो आते हैं क्राइसिस के, पीडीएम आ गया, मौलाना फजल रहमान की लॉन्ग मार्च आ गई, वगैरह वगैरह सारा। तो अगर वो एग्रीमेंट आपका इम्प्लीमेंट ना हो तो वही हुआ कि 2-3 साल जो है वो हमारे दरमियान एक कोल्ड किस्म की वेव चलती रही, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान और हमारी जमात के सरबराहान के दरमियान। फिर इमरान खान साहब आए, हमने कहा कि जो हमारी जो एक लीगल डिमांड है उसको पूरा किया जाए, हमारे वोटर्स को, हमें फंडिंग चाहिए, हमें डेवलपमेंट फंड्स चाहिए, हमें मशवरे में हमें रखा जाए। तो ये हमने कई बारी उनसे ये बताया, लेकिन वो इमरान खान साहब की टीम जो है वो शायद बहुत ही एक्टिव टीम है और वो इसमें बिलीव नहीं करती कोalition में या उनसे मशवरा करने में। तो फिर आपसे मैं सवाल ये करता हूँ कि क्या तरीका है हमें अपना नाराजगी का इजहार करने का? यही तरीका होता है जब कोई लेजिस्लेशन का वक्त आता है, जब कोई बजट का वक्त आता है, फिर ही हम इसका, वरना तो कोई सुनता ही नहीं है हमारी बात। हाँ, तो हमारी जमात में इतनी वजहदारी है, आज भी है, कि हम इस हुकूमत को गिराने में बिल्कुल शामिल नहीं है, ना हम थे शामिल इसमें। लेकिन हम अपनी रिस्पेक्ट जरूर मांगते हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट को ही हिफाजत करना चाहते हैं, और उसका यही तरीका था कि हम अपना एक जो रीज़न है, इशू, वो हम सबके सामने रखें। थैंक यू मियाँ इमरान मसूद। आपने जैसे देखा, इमरान मसूद साहब ने वही गिला किया जो इस वक्त तमाम अखबारों की जीनत है कि PMLQ कुछ नाराज़ है, और ख़ास तौर पे EVM के ऊपर वो ये चाहते हैं कि हुकूमत पहले उनसे मशवरा करे, और ये पहले फौरी तौर पे उसी वक्त ना हो कि जबकि उसको इम्प्लीमेंट करना है या बिल असम्बली में पेश करना है। और मौक़े भी हैं जिन मौक़े के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इत्तेहादियों को साथ लेके चले। इत्तेहादियों को साथ लेके जाना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से हम अपने प्रोग्रामों में गाहे गाहे बात करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल PMLQ नाराज़ है, और PMLQ की नाराज़गी दूर करने के लिए हुकूमत को ज़रूर इक़दाम करने चाहिए। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने अपने अगले सेगमेंट में आपसे बात करेंगे। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। कराची के हवाले से हम देखें तो रिपोर्ट हमारे पास ये आती है कि गुज़श्ता चंद माह में कराची में स्ट्रीट क्राइम में बेपनाह इजाफा हुआ है। सिर्फ 4 माह के दौरान हज़ारों कारें और मोटर बाइक्स या तो चोरी हुए या छीन लिए गए, और मोबाइल फ़ोन्स का तो ज़िक्र ही क्या, उसकी अगर शुमार हम करना चाहें तो अनगिनत हैं जो छीन लिए जाते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या पुलिस नाकाम है मुकम्मल तौर पे सद्देबाब करने में? शहरी किस हद तक तंग हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। जी वालेकुम सलाम। काशिफ, ये रिपोर्ट हमारे पास ये कह रही है कि इस साल के शुरू से अगर देखा जाए तो हज़ारों की तादाद बनती है, और 4 माह में अगर देखा जाए तो भी तादाद बहुत ज़्यादा है स्ट्रीट क्राइम्स में। ये स्ट्रीट क्राइम्स कराची में इतने ज़्यादा क्यों हैं? ये ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं, क्या हैं? क्या पुलिस की पुष्ट पनाही है? किस वजह से ये पकड़े नहीं जाते मुजरिम और ये भाग जाते हैं? जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सद्देबाब नहीं हो पा रहा है इसका। देखिए सर, सारा यहाँ मामला ये है कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम का मामला है वो नया नहीं है। कराची में स्ट्रीट क्राइम में ऊपर नीचे फिगर्स होती रहती हैं, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आप स्ट्रीट क्राइम में कराची में कोई बहुत ज़्यादा कमी आई हो। जिस ज़माने में कराची ऑपरेशन था, उस ज़माने में भी जो कराची में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी थी वो ज़रूर कम हुई, तमाम स्ट्रीट क्राइम में उस तरह कमी नहीं हुई जिस तरह जो है वो की जा सकती थी। कराची में स्ट्रीट क्राइम को आपको बहुत सारे अवामिल देखने पड़ते हैं। कराची में जो मौजूदा स्ट्रीट क्राइम है उसमें
एक बड़ा जो फैक्टर है वो आपको जो मनशियात फरोश ग्रुप हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं वो बहुत ज्यादा मनशियात फरोश के, या तो मनशियात के इस्तेमाल करने वाले होते हैं या मनशियात के गैंग के लोग होते हैं। जब इनको पकड़ा जाता है तो इनकी जमानतें भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कराची में लोग नहीं पकड़े जाते। कराची में सीसीटीवी जिनकी आती है उनमें हमने अक्सरियत देखी है कि उनमें ज्यादातर केसेस में वो लोग पकड़े गए हैं। 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर तादाद देखी जाए सीसीटीवी के लिहाज से तो ज्यादातर लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला आता है, इनको सजाएं नहीं मिल पाती हैं। अब सजाएं ना मिलने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ा मामला यह है कि जिसका मोबाइल छिनता है, जिसकी बाइक छिनती है या जिसकी गाड़ी चोरी हो जाती है, मोबाइल वाले मामले में तो लोग फॉलो भी नहीं करते। यानी वो इस हद तक कर देते हैं कि उनका सीपीएलसी से मोबाइल कंप्लेन कर दी, मोबाइल रिकवर हो जाए। थाने में एफआईआर कटाने में कोई जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको पता है एफआईआर कटाने का मकसद है कि पुलिस थाने जाना, फिर पहचान करना। लोग इसमें जो है वो मामले को तरफ नहीं जाते। लेकिन दूसरा जो बड़ा खतरनाक मामला हमने पिछले दिनों में कराची में देखा है, जो स्ट्रीट क्रिमिनल है वो मनशियात के आदी भी हैं। वो अपना मतलब नशा पूरा करने के लिए आपको गोली मारने से भी रुकते नहीं है। पिछले दिनों हमने कराची में देखा कि आप मोबाइल छीनने आए, अगर आपको जरा सा रेजिस्टेंस का फील भी आता है तो लोगों को गोलियां मार दी गई हैं। उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो नशा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इसमें स्ट्रीट क्रिमिनल ये हैं जो 5-5, 6-6 दफा जेल होकर आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नए लोग हैं। कराची का एक और बड़ा मामला यह है कि कराची के अगर आप इर्द गिर्द देखें, हर अच्छी सोसाइटी के साथ आपको जो है कच्ची आबादी मिलेगी, और उस कच्ची आबादी में आने और जाने के लिए इतने रास्ते हैं कि ज्यादातर आपको जो उन कच्ची आबादियों में जो लोग जाते हुए मिलते हैं वो इस स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज्यादा मुलविस है। और भी इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। जैसे अगर आपका मोबाइल अगर चोरी होता है तो कहीं ना कहीं तो बिकता होगा। कराची में बहुत सारी मार्केटें हैं जहाँ चोरी के मोबाइल बिकते हैं। आपकी मोटरसाइकिल छिनती है या चोरी होती है उसका सामान बिकता है, गाड़ी छिनती है चोरी होती है उसका सामान बिकता है। तो सिर्फ ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती। चोरी का सामान बिक भी रहा है, उस पर भी कोई हाथ नहीं डाला जा रहा। जो चोरी कर रहा है वो आराम से बाहर भी आ जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो है कोई जो है वो केसेस करने को जाने को तैयार नहीं होता। जी काशिफ, बहुत से मामला ऐसे हैं जहां पे खुद पुलिस वाले मुलव्वस पाए गए हैं, तो क्या मतलब स्ट्रीट क्राइम्स पे लोगों पे काबू ना पाए जाने की वजह यह है कि पुश्त पनाही है ग्रोहों को पुलिस वालों की, या कोई और वजह भी है? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत सारी स्ट्रीट क्राइम्स में आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले जो हैं वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं। लेकिन उसकी तादाद, मैंने आपको जैसे बताया कि आपको हर तरह का फैक्टर मिलेगा। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि सियासी बैकअप भी है। लेकिन जो बहुत बड़े ग्रोह पकड़े गए हैं, जैसे कराची पुलिस ने पकड़े हैं, रेंजर्स ने पकड़े हैं या दीगर एजेंसियों ने पकड़े हैं, उसमें आपको कोई बहुत बड़ी जो है वो सियासी पुष्टपनाही नजर नहीं आएगी। मैंने आपको जैसे बताया कि जो ज्यादातर आपको जो केसेस मिलेंगे वो आपको मनशियात पेशा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग हैं, इसमें सियासी वाबस्तगी वाले लोग भी हैं। बहुत जगहों पर हमने देखा है कि पुलिस जो है थाने से भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही होती है। ये तमाम सूरत हाल है। लेकिन लोग साहब, सबसे अहम बात यह है कि चले यहां तक तो बात समझ में आती है कि आपने स्ट्रीट क्राइम किया, पुष्टपनाही मिल गई, लेकिन जो बाजार हैं वो मोबाइल कराची के बाजारों में बिक रहे हैं ना। कोई मोबाइल चोरी करके किसी के घर तो बेचने नहीं जा रहा, यानी वो मोबाइल छीनते हैं, वो बाजारों में जाकर आराम से बिकते हैं, उसकी कोई जो है वो उसको रोकने वाला नहीं है। अच्छा, जहां तक मोटरसाइकिल है, जहां आपकी मोटरसाइकिल जैसे चोरी हुई या छिनी, वो बाजार जाके पूरी खुल जाएगी और पूरे कराची को पता है कि ये जो है खुली हुई मोटरसाइकिल कहां से मिलती है। यहाँ कराची में एक और अलमिया ये है कि अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, उसके साइड मिरर निकाल लिए जाते हैं। आप गाड़ी कहीं खड़ी करके नमाज पढ़ने भी मस्जिद जाएं, आप बाहर निकलते हैं तो आपकी गाड़ी के लिए साइड मिरर्स जो है वो निकाल दिए जाते हैं। फिर आप जो है वही ग्लासेस जो है वो साइड मिरर आप खरीदने जाते हैं, उसकी भी चोरी के बाद। यानी कराची में स्ट्रीट क्राइम तो है। स्ट्रीट क्राइम के साथ सबसे बड़ा मामला ये जो इंतजामिया को करना ये है कि जहां पर ये सामान बिक रहा है उसको कोई क्यों नहीं रोकता। उसको कोई रोकता नजर नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर सब जगह पैसे जाते हैं। तो दोनों तरफ से मामला आते हैं। लेकिन कराची के स्ट्रीट क्राइम का मामला यह है कि कराची के स्ट्रीट क्राइम में जो खतरनाक हद तक सूरत सामने आई है, उसमें अब अमवात बहुत ज्यादा हो रही हैं। यानी आप आप छीनने के इरादे से आए और आपने बंदे ने जरा सा रेजिस्ट किया, भागने की कोशिश की, आपने गोली मार दी। यहाँ जो सूरत हाल है वो बहुत खतरनाक है। यानी आप जो सुबह अपने घर से निकलते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, आपको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आज आप लुटेंगे नहीं। तो कराची में अगर आप फिगर्स लें तो जो ऑफिशियल फिगर्स हैं और जो रियल फिगर्स हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे लोग कंप्लेन नहीं करते कि यार मोबाइल जाने वाली चीज थी, जान बच गई, मोबाइल चला गया। तो आपको जो रियल फिगर्स हैं वो बहुत ज्यादा है।
आपको सियासी लड़ाई नजर आएगी। दो सियासी जमातें जो कराची के अंदर हैं, एक हुक्मरान जमात है और एक विफाक की हुक्मरान जमात है, वो एक दूसरे पर तो बमबारी करते नजर आएंगे, लेकिन जो कराची के शहरियों के लिए स्ट्रीट क्राइम का जिन है वो काबू में नहीं आता। कराची में आज तक जो सीसीटीवी सेफ सिटी लगनी थी वो आज तक नहीं लगी। वो सिंध हुकूमत की नाकामी है कि आप शहरियों को क्यों सीसीटीवी नहीं लगवाकर आप जगह जगह कैमरे क्यों नहीं लगाते। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां जहां कैमरे की फुटेज आती है उनमें ज्यादातर केसेस जो हैं वो ना सिर्फ वो लोग पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी आसान है। लेकिन कराची में जो कराची पुलिस का काम था, या जो कराची पुलिस अपना काम तब करेगी जब हुकूमत उनको कैमरे लगा कर देगी। लेकिन यहाँ आपको एक मसला ये नजर आता है कि फंड्स की कमी का नाम बता के आपको कराची जो है वो कैमरों से भी महरूम है। अच्छा काशिफ, आपने जो अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया वो बहुत ज़्यादा मुनशियात फ़रोशों का किया। ये मुनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कि अगर इनका पता है कि ये दूसरे क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हैं, तो जहाँ पे ये बिकती हैं, हमें भी मालूम है, सबको मालूम है कि कराची में ये मुनशियात कहाँ से मिल जाती हैं बड़ी आसानी से, खुलेआम, मतलब वो बेची जा रही होती हैं। इनके पीछे कौन है? देखें जी, जब कराची पुलिस चीफ ने अपना ओहदा संभाला तो उन्होंने सबसे पहले जब तमाम सहाफियों से जब मुलाकात की, तमाम ब्यूरो चीफ्स को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो मेन टारगेट है, सबसे अहम टारगेट ये है कि मैं मनशियात फरोशों के खिलाफ जो है वह कार्रवाई करूंगा, मनशियात के वाले से चीजों को रोकूंगा। माजत के साथ सूरत हाल ऐलाना जरूर है और मनशियात बिक भी रही है, और आपकी बात दुरुस्त है कि सबको पता है कहाँ से बिक रही है, कहाँ से आ रही है। कराची में अगर मनशियात देखी जाए तो कराची में मनशियात दूसरे इलाकों से आती है, तो क्या उसको बॉर्डर पे भी रोका जाया जा सकता है? कराची में उसको बेचा कैसे जा रहा है? इसके पीछे जब तक थाना ना हो, जब तक ऊपर से उनको सपोर्ट ना मिल रही हो, तो यह होना मुमकिन नहीं है। तो जो जराइम पेशा अफराद के हवाले से जो मनशियात पेशा अफराद हैं, उनके खिलाफ वो वाली कार्रवाई नहीं हो रही। अगर वो हो तो ना सिर्फ मनशियात का मामला रोका जा सकता है, बल्कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी जो है काफी हद तक जो है वो इस पर काबू पाया जा सकता है। और इसमें सबसे आसान सूरत हाल ये है कि अपनी जान छुड़ाने वाली बात है कि ये मनशियात के आदी थे, इनको गिरफ्तार कर लेंगे तो ये फिर छूट जाएंगे। ये एक बड़ा मसला ये है कि कराची के अंदर जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको फिगर्स की तादाद दी, फिगर्स जो ऑफिशियल बताती हैं वो रियल नंबर से आधे से भी ज्यादा है। यानी जो रियल नंबर है वो तो 2 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन मामला ये है कि उनके खिलाफ लोग नहीं जाएंगे, जब तक उनके खिलाफ लोग सबूत अब गवाही देने नहीं जाएंगे तो लोग लुटते रहेंगे, क्योंकि इंतजामिया ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ना वो फंड्स की कमी की वजह से कैमरे लगा रहे हैं, जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो थोड़े दिनों में अंदर रहते हैं, छूटकर बाहर आ जाते हैं, और उनको आदत पड़ गई है कि उन्हें पता है हम पकड़े जाएंगे 3-4 महीने में बाहर आ जाएंगे। थैंक यू काशिफ। जैसे काशिफ ने बताया कि बहुत से स्ट्रीट क्राइम ऐसे हैं जिनके पीछे मुनशियात फरोश है। ये मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये पकड़े जाएंगे तो स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आएगी और लोग सुकून का सांस लेंगे। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की बिलावल से, जो उनके घर गए और जाके उन्होंने इआदा किया कि मुश्तरका अपोजिशन उसी तरह से कार्रवाई करेगी पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्होंने पिछले हफ्ते में हुकूमत को 2 बिलों में शिकस्त दी। ये किस तरह की कार्रवाई होगी, हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम होगा? हमारे साथ होंगे जैगम खान, उनसे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं इस बुनियाद के ऊपर कि वो समझते हैं कि हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जा सकता है। इसी सिलसिले में मौलाना फजल रहमान के घर आमद हुई बिलावल भुट्टो साहिब की, और उनकी इस तमाम कार्रवाई को बुनियादी तौर पर शय मिलती है इस बात से कि पिछले हफ्ते हुकूमत को पार्लियामेंट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिस वक्त 2 बिल वो पास करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया मुत्तहिदा अपोजिशन ने। मुत्तहिदा अपोजिशन आगे चल के कुछ और कार्रवाइयाँ करना चाहती है, जिसमें कहा जाता है कि एक तो यह है कि नेशनल असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और देखा जाए कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं इसमें, या स्पीकर सेनेट के संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और ये देखा जाए कि जैसे मैंने कहा कि उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं, और फिर अगली कार्रवाई का सोचा जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार जैगम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जैगम। वालेकुम सलाम रऊफ साहब।
कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये बताइए मैं कि बिल्कुल ठीक। इस वक्त ऑपोजिशन कितनी मजबूत हो चुकी है और वो हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुसलसल कमज़ोरी का शिकार हो रही है। क्या वाकई हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई है कि ऑपोजिशन अब ये समझती है कि वो अगले स्टेप की तरफ चले, स्टेप अप करे अपनी कार्रवाई को? देखिए रऊफ साहब, ये अपोजिशन तो अगर आप नंबर्स के एतबार से देखें, यानी पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स के एतबार से देखें, पार्टियों की साख्त के एतबार से देखें, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसमें किस किस तरह की पार्टियां शामिल है, आप उसको देखें तो ये पाकिस्तान की मजबूत तरीन अपोजिशन में से एक है। ये तो एक दिलचस्प बात है कि पूरे 3.5 साल ऐसे लग रहा था कि एक इंतहाई कमजोर अपोजिशन है। उसकी एक वजह तो ये है कि ये खुद बहुत नालायकी का शिकार थे। जिस तरीके से इनको अपोजिशन करनी चाहिए थी, टफ टाइम देना चाहिए था, इकट्ठे होना चाहिए था, वो इस 3.5 साल में ज्यादा अरसे तक नहीं रहे, आपस में भी झगड़ते रहे और ऐसी अपोजिशन नहीं दी इन्होंने कि जिसकी वजह से अवाम के साथ ज्यादा ये रेजोनेट कर सके। और दूसरी बात ये थी कि इमरान खान साहब ने तहिया किया हुआ था कि अपोजिशन को मिलिया मेट करके छोड़ना है। और जाहिर है ये जो अपोजिशन है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कोई तहरीक लबैक जैसी जमातें तो नहीं हैं कि वायलेंस के जरिए हुकूमत को टफ टाइम दे सकें। तो ये उस वजह से भी कॉर्नर हुई थी। तो अब दो बातें हैं, एक तो ये है कि इलेक्शन बहुत करीब आ गया है और अब ये वक्त है कि अपोजिशन जो है वो बाहर निकले और अपने आप को दिखाए। और दूसरी बात ये है कि जो मारूजी हालात हैं, जो मंजरनामा है, वो बहुत बदल गया है। उसकी एक वजह तो ये है कि जो इकानमी है वो जिस तरीके से उसके असरात हमारी इकानमी के जो मुश्किलात हैं, उसके असरात जिस तरीके से आम आदमी पे पड़े हैं, उसके बैरूनी अवामिल भी हैं और ख़ुद हुकूमत की जो नाकामियां हैं इकानमी को अच्छे तौर पर मैनेज करने की, उसके जो असरात एक आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़े हैं, वो जिस मुश्किल का शिकार है, उसकी वजह से ये लग रहा है और हमें सर्वेज भी बार बार ये बता रहे हैं कि ये हुकूमत इंतहाई अनपॉपुलर हो चुकी है। इमरान खान बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं और उसका फ़ायदा भी अपोजिशन उठाना चाहती है और वो चाहेगी कि ये हुकूमत अब जितने दिन भी है, अगर ये पूरा टाइम भी करती है तो उसको मुसलसल दबाव में रखे और अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसको बढ़ाए, ताकि इलेक्शन जब भी हो तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट वो ले सकें। आपके ख्याल में ऑपोजिशन इलेक्शन तक का इंतजार करेगी? बहुत सी कार्रवाइयाँ तो ऐसी लगती हैं जिसमें ये लगता है कि वो उस वक्त तक का इंतजार नहीं करना चाहते और उससे पहले ही कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि टेस्ट करने के लिए शायद बहुत जल्द ही अरशद कैसर के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए या संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, तो उसमें कामयाबी का आपको कितना चांसेस लगता है? और ये अगर ऐसे हवाले से देखा जाए तो क्या ये कार्रवाई ठीक होगी, मतलब ये करना इस तरीके से? देखिए, कुछ चीज़ें तो इसमें सीधी सीधी जमहूरी है और वो उस पर पहले ही अपोजिशन को कामयाब होना चाहिए था। सेनेट में तो अपोजिशन की अक्सरियत है। ये तो एक अजीब मजाक है कि वो चेयरमैन बना भी नहीं सके और चेयरमैन को गिरा भी नहीं सके, और वो जो उसकी जो वजूहात हैं वो भी हमें मालूम है। और ये शायद एक अच्छा टाइम होगा वोटर्स को टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि जहां से पीटीआई को सपोर्ट मिल रही थी, क्या वो सपोर्ट मिलना बंद हो गई है, क्योंकि सेनेट में तो उनकी अक्सरियत है और वो इकट्ठे भी हैं। अगर पीटीआई को उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिल रही तो सेनेट की चेयरमैनशिप तो अपोजिशन का हक है, वो उसको लेनी चाहिए। और अगर अपर हाउस आ जाता है इनके पास तो जाहिर है इनकी स्ट्रेंथ एज अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर बहुत मजबूत हो जाएगी। और जहां तक कौमी असम्बली की बात है, वहां असद कैसर साहब को ये तभी हटा सकते हैं जबकि जो हुकूमत की अलाइड पार्टियां हैं वो इनकी सपोर्ट करें, और अगर वो सपोर्ट करें तो इसका मतलब है हुकूमत ही गिर जाएगी। वो तो कौमी असम्बली में तो आपको पता है जिसके पास सादा अक्सरियत होती है उसी की हुकूमत होती है। अगर जो कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ लोग वोट देने को तैयार हैं तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए भी वोट देने को तैयार होंगे। वो बात मुझे मुश्किल लगती है। सेनेट का बेहतर चांस है और वो बात फिर इंतहाई तभी होगी जब इमरान खान साहब जो हैं वो मुक्तदर हलकों के लिए नाकाबिल कबूल हो जाएं, एक ऐसा फार्मूला बन जाए जिसमें फिर अपोजिशन भी शामिल हो और पीटीआई के जो कुछ पार्टनर्स हैं वो भी शामिल हो, या पीटीआई के अंदर से भी कुछ लोग शामिल हो, और ये फैसला कर लिया जाए कि इमरान खान साहब की हुकूमत को इन हाउस चेंज से भेजना है। वो मुझे इस वक्त तक तो बहुत प्रोबेबल नहीं लग रहा। हाँ, आपकी बात सही है। उसकी वजह यह है कि अगर चॉइस दी जाए उन मुख्तसर हलकों को कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पीटीआई, तो शायद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उनकी चॉइस ना हो।
जी रऊफ साहब, देखिए दूसरी एक और वजह भी है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी तक वो पूरी तरह से जो मुक्तदर हलके हैं उन्होंने जो मंजरनामा बनाया था, उन्होंने जो सिस्टम एक तरह का सेटअप किया था, उसमें अल्टरनेटिव की उन्होंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। जिस तरह के पहले जो हमारे हाइब्रिड सिस्टम थे, जिस तरह 1990s में था, या अभी हमने 2000 के बाद भी, अभी 2008 के बाद भी हमने देखा कि अपोजिशन के साथ मुक्तदर हलकों के बेहतर ताल्लुकात होते थे और अपोजिशन एक अल्टरनेटिव के तौर पे मौजूद होती थी। एक तो ये बात है, और दूसरी बात आप ये देखिए कि अगर आप इन हाउस चेंज करते हैं तो फिर तो आपको 1.5 साल बाद मैक्सिमम इलेक्शन कराना पड़ेगा ना, या 6 महीने बाद कराना पड़ेगा। और इस वक्त 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में आप हालात तो तब्दील नहीं कर सकते। आप हुकूमत को संभाल लेंगे, अपने लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लेंगे जिसकी वजह से आपकी जो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी है बाहर रहने से वो खत्म हो जाएगी। तो इन हाउस चेंज मेरा ख्याल है उस लिहाज से तो अपोजिशन को वारे नहीं खाता, अनलेस के फार्मूला ये हो कि इन हाउस चेंज करके उसके बाद अगले इलेक्शन को फौरी तौर पे कॉल किया जाए। उस पर तो शायद PMLN जो है वो तैयार हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का मसला जरा मुख्तलिफ है, उसकी ज्यादा जो दिलचस्पी है वो सिंध में है, और वो कुछ ना कुछ सेंटर में कुछ भी गेन करना, एक कोलिशन गवर्नमेंट भी गेन करना उसके मफाद में जाता है। अच्छा ये फरमाइए, कल जो मुलाकात हुई बहुत सी उसके ऊपर बहस तबसरे हो गए, बिलावल साहब पहुंच गए फजलुर रहमान साहब के घर, यही कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब और नून लीग के लोग बहुत सारे आपस में लग रहा था इतनी रंजिशें हो चुकी हैं कि दोबारा इकट्ठे बैठना नामुमकिन है तकरीबन। तो ये दोबारा PDM में वापसी लगती है आपको, कुछ ऐसी कोई ऐसा हो पाएगा? फजलुर रहमान साहब ने तो कह दिया मैं अकेले फैसले नहीं करता, लेकिन कुछ माइल हैं इस तरफ को, और इसका कोई फ़ायदा भी होगा फिर पीपल्स पार्टी को? देखिए पीपल्स पार्टी को बहुत सारा फ़ायदा तो है, लेकिन इस वक्त जो PDM है उसके एक मकासद जो हैं वो नए सिरे से तय करने पड़ेंगे, और वो एक महदूद मकासद ही होंगे। उसकी वजह यह है कि जब भी इलेक्शन कॉल होगा तो इलेक्शन में ये पार्टियां इकट्ठे नहीं जा सकती। पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का वोट इकट्ठा नहीं होता, और मुस्लिम लीग नून कभी भी पंजाब में अकोमोडेट नहीं करेगी पीपल्स पार्टी को। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी सिंध में अकोमोडेट नहीं करेगी मुस्लिम लीग को। तो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ने हैं। ये दो अलग अलग अलायंसेस बन सकते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ उस तरीके से इकट्ठे नहीं हो सकते जिस तरह हम तवक्को करें कि ये एक ऐसा अलायंस होगा जो इलेक्शन तक चलेगा और एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ होंगे। अगर जब ये इकट्ठे भी हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें तय कर रहे हैं कि ये जो बदलती हुई सूरत हाल है उसको किस तरीके से उसमें हम अपने मफादात को इंश्योर करें, और क्या क्या टारगेट्स हैं जिसको मिलकर अचीव करें। अच्छा ये फरमाइए कि इलेक्शन की बात हो रही है, आपने कहा कि 6 महीने में भी हो सकते हैं, 1.5 साल में भी हो सकते हैं। ये फैसला करना मेरे ख्याल में PTI का काम है। वो कब समझे कि हम इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं या इतने पॉपुलर हो गए, अब बेहतर मौका है हमारे लिए करवाने का। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक इकॉनमी की सूरत हाल का ताल्लुक है वो तो इस ख़राब हालत में है कि अब शायद PTI के लिए मौका बेहतर होने का चांसेस तकरीबन ख़त्म हो गए हुए। उसकी वजह यह है कि आज डॉलर 178 से तजावुज़ कर गया हुआ रुपए के मामले में देखा जाए तो। डिवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हुई है, और इन्फ्लेशन जो है उसकी तो कोई हम हद ही नहीं बता सकते कि कहाँ पहुँच गई हुई है। प्राइसेस अनकंट्रोल्ड हैं चीज़ों की, कमोडिटीज़ आम आदमी की रीच से बाहर पहुँची हुई हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल में उनके लिए बेहतर मौका तो यही है कि अब 1.5 साल जैसे तैसे भी वो गुजार लिया जाए, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त जितना अर्ली इलेक्शन कॉल होंगे उतना ही PTI को ज्यादा नुकसान होगा। अगरचे दूसरी बात भी आपने ठीक कही कि 1.5 साल के अरसे में भी ये हालात बेहतर होने वाले नहीं है, कम से कम लोगों की सतह पे। अगर मैक्रो इकानमी की सतह पे साल 1.5 साल में सूरत हाल थोड़ी सी स्टेबलाइज भी हो जाए, ग्रोथ वो कह रहे हैं थोड़ी सी आ रही है, लेकिन मैक्रो इकानमी का जो फायदा है वो लोगों तक पहुंचने में टाइम लेता है। अगरचे उसके भी कोई बहुत ज्यादा सबूत नहीं है कि हुकूमत इकानमी को कोई बहुत अच्छा इस टाइम के अंदर 1.5 साल में मैनेज कर लेगी। अगर फर्ज करें वो कर भी लेती है तो अवाम को जो इसकी सजा मिल रही है उसमें 1.5 साल में कमी नहीं आने वाली, लोगों की तकलीफें कम नहीं होने वाली। इसलिए इलेक्शन इस 1.5 साल में जिस वक्त भी हो तो यही लगता है कि PTI के लिए ये इलेक्शन बहुत मुश्किल होने जा रहा है, और PTI के लिए ये इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। बड़ी मेहरबानी ज़ैगम, थैंक यू आपके टाइम के लिए। PTI के लिए आइंदा 1.5 बरस बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं, और इतने ही मुश्किल आवाम के लिए भी होने जा रहे हैं। अगले इलेक्शन PTI
जीतने के चांसेस शायद इसलिए मुश्किल हों कि इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई हुई है, कमोडिटीज़ की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा अगले इलेक्शन में कि हुकूमत इकॉनमी पे काबू पाने में कामयाब हुई है या नहीं हुई। अभी इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।